नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। रूस और यूक्रेन की जंग का चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत हो रही है, लेकिन इसमें कुछ खास प्रगति नजर नहीं आ रही है और ना नीयत दिख रही है। इसी बीच व्हाइट हाउस ने यह खबर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करने वाले हैं। बड़ा मुद्दा है, यूक्रेन रूस जंग का वहाँ पर आपस में चर्चा होगा। बाइडेन लगातार रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अपना टकराव बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने करीब $800 मिलियन की कीमत वाले हथियारों की नई खेप यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सीधे पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन पर कब्जे के उसके मंसूबे को पूरा नहीं होने देगा। इसी पर आधारित है मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। क्या रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई अब सीधे सीधे पुतिन और बाइडेन के बीच की लड़ाई बन चुकी है? क्या बाइडेन के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दिया गया सबसे ताजा बयान इस सीधी लड़ाई का सबूत है? पुतिन और बाइडेन के बीच सीधी लड़ाई की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि रूस और यूक्रेन के इस जंग में अमेरिका खुलेआम रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपने अत्याधुनिक हथियारों को यूक्रेन भेज रहा है। बाइडेन ने $800 मिलियन के हथियार यूक्रेनी सेना को देने का फैसला किया है। Includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people. Also includes 9,000 anti-armor systems. It'll include 7,000 small arms, machine guns, shotguns, grenade launchers. This will include drones, which demonstrates our commitment to sending our most cutting-edge systems to Ukraine for its defense. बाइडेन ने जिस ड्रोन सिस्टम को यूक्रेन भेजने का फैसला किया है उसका नाम है स्विच ब्लेड। ये बेहद आधुनिक है, बेहद खतरनाक है और बेहद अचूक ड्रोन सिस्टम है जिसे अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन में पहुंचाने वाला है। ये कामकाजी ड्रोन्स हैं, यानी आत्मघाती। ये सीधे दुश्मन के ऊपर जाकर फट जाते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन दो तरह के हैं, एक है स्विच ब्लेड 300 और दूसरा है स्विच ब्लेड 600। स्विच ब्लेड 300 जहां छोटे टारगेट्स के लिए बनाया गया है, वहीं स्विच ब्लेड 600 बड़े टारगेट्स के लिए है। स्विच ब्लेड 300 की रेंज 10 किलोमीटर है, जबकि 600 की 40 किलोमीटर है। स्विच ब्लेड 300 की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्विच ब्लेड 600 की 112 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्विच ब्लेड 300 का एक्टिव टाइम 15 मिनट है, जबकि 600 का 40 मिनट। स्विच ब्लेड 300 को रेडी होने में सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगता है, जबकि 600 10 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाता है। इन्हें स्मार्ट ड्रोन्स भी कहा जाता है क्योंकि मिशन के दौरान जहां भी इन्हें लगता है कि उनके टारगेट के पास कोई सिविलियन है या फिर कोई सिविलियन गाड़ी है, तो ये मिशन को रोक देते हैं। सिर्फ सैन्य गाड़ियों या टारगेट्स को ही निशाना बनाते हैं। साफ कहना है कि अगर नेटो या अमेरिका कोई भी देश इस प्रकार से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता है तो इसका मतलब वो रशिया का दुश्मन है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जंग रोकने के लिए दोनों देशों में बातचीत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस की इतनी बड़ी सेना के आगे यूक्रेनी सेना दीवार बनकर अब तक खड़ी कैसे है? यूक्रेनी सेना के दावों पर अगर भरोसा किया जाए तो उसने रूसी सेना का बहुत जबरदस्त नुकसान कर दिया है। यूक्रेनी सेना को लगातार दूसरे देशों से हथियारों के जरिए मदद मिल रही है। यहाँ पर जो लगातार नेटो कंट्रीज, यूरोप के देश और अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सैनिक जंग को जारी रखे हुए हैं। रशिया की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। अमेरिका के बाद ताजा नाम इसमें स्लोवाकिया का भी है।
स्लोवाकिया ने फैसला किया है कि वो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देगा, यानी स्लोवाकिया यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने जा रहा है। हालांकि यूक्रेन के पास पहले से ही S-300 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, लेकिन रूसी हमले में कई S-300 सिस्टम्स के तबाह होने की खबर है और इसीलिए शायद स्लोवाकिया इन्हें यूक्रेन को दे रहा है। S-300 एयर डिफेंस सिस्टम मुख्य तौर पर सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके जरिए फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराया जा सकता है। इसके वॉरहेड का वजन 13 किलो से 145 किलो तक हो सकता है और इसकी मदद से 25 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के किसी भी हवाई हथियार को मार गिराया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका ने साथी देशों के साथ मिलकर सीधे रूस के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया है। भले ही उसकी सेना यूक्रेन में मौजूद नहीं है, लेकिन लगातार हथियार भेजकर बाइडेन ने अपनी मंशा पुतिन को जता दी है कि वो सीधे सीधे रूस के खिलाफ है। पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि जो भी देश यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे हैं, रूस उन्हें अपना दुश्मन मानेगा। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि कहीं बाइडेन और पुतिन के बीच की ये जंग विश्व युद्ध में तो तब्दील नहीं हो जाएगी। जिस प्रकार से युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, जिस प्रकार से रशिया फ्रस्ट्रेट हो रहा है, पुतिन परेशान हो रहे हैं और अमेरिका और नेटो हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उससे कई बार ये खतरा लगता है कि कहीं ये चिंगारी आग का शोला ना बन जाए। विश्व युद्ध ना भी हो तब भी यूक्रेन में जो तबाही हुई है वो कम तो नहीं है। सैटेलाइट से खींची गई कुछ तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में कितनी बर्बादी की है। इस तस्वीर को देखिए। रूसी भाषा में सफेद रंग से इस पर बच्चे लिखा हुआ है, चिल्ड्रन। ये मारियोपोल ड्रामा थिएटर था, लेकिन ये भी हमले का शिकार हो गया। वैसे देखा जाए तो मुख्य लड़ाई अमेरिका और रूस की ही है, लेकिन बीच में मार यूक्रेन खा रहा है। तबाही यूक्रेन की ही हो रही है। विकास की जो परिभाषा पिछले 30 साल से उसने लिखी, वो परिभाषा सिर्फ 3 हफ्तों में मिट गई। यूक्रेन सालों पीछे चला गया। इस जंग में उसने जो कुछ खोया है, उसे दोबारा पाना आसान नहीं होगा, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उसने युद्ध में ये भी दिखा दिया है कि भले ही यूक्रेन छोटा देश है, लेकिन 3 हफ्तों की लड़ाई में उसने अपनी राजधानी कीव पर रूसी कब्जा नहीं होने दिया है। रूसी सैनिक कीव में घुस नहीं पा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि रशिया की जो सेना है वो बहुत पावरफुल है? हमने वजह तलाशी है इस रिपोर्ट में। ये धमाके, गोलाबारी और तबाही की तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की है। वही कीव जिस पर कब्जे के लिए पिछले 2 हफ्ते से रूसी सेना कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। कीव के अपार्टमेंट की ये हालत रूसी सेना के एक रॉकेट हमले के बाद हुई है। 16 मंजिला ये इमारत आग की लपटों से घिर गई थी। करीब 30 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन इसमें एक शख्स की जान चली गई। बीती रात भी रूसी सेना का जबरदस्त हमला कीव पर होता रहा। रात भर कीव के अलग अलग हिस्सों पर आसमान से बम गिरते रहे। सवाल यह है कि आखिर 2 हफ्तों से कीव को सैकड़ों टैंक, हजारों जवानों और दूसरे भारी हथियारों की मदद से रूस ने घेर रखा है, लेकिन अभी तक उस पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए? रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई वजह है। इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि यूक्रेनी सेनाओं ने या जो भी उनके फौजी हैं उन्होंने उनको रोक रखा है, क्योंकि उनके पास इस किस्म के हथियार हैं कि रूसी सैनिक रुक गए हैं। एक थ्योरी ये है कि लॉजिस्टिक्स की कमी रही रूसी सेनाओं के पास में, इसलिए इतना विलंब हो रहा है। और तीसरी स्टोरी ये है कि रूस जो है उसका प्लान का हिस्सा ही नहीं था शहरों को कब्जा करने का। करीब 14 दिन हो चुके हैं कीव को घेरे हुए, लेकिन यहाँ पर यूक्रेनी सेना रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रही है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना ने
रूसी मिसाइलों को कीव के ऊपर हवा में ही मार गिराया है। दरअसल कीव पर कब्जे की लड़ाई दूसरे इलाकों में चल रही लड़ाइयों से बिल्कुल अलग है। ये घनी आबादी वाला सघन इलाका है, यूक्रेन की राजधानी है, यानी यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है वो अर्बन वॉरफेयर है। अर्बन वॉरफेयर का मतलब है इसमें गली गली और बिल्डिंग बिल्डिंग लड़ाई होती है। इसे सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक माना जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि रूसी सेना अर्बन वॉरफेयर में कमजोर तो नहीं है। रूसी सैनिक नहीं चाहते, या रूस के जो शीर्ष के नेता हैं वो नहीं चाहते कि यूक्रेनियों के साथ में गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि देखा जाए तो चाहे वो रूसी हो या यूक्रेनी हो, ये एक ही समुदाय है। सैकड़ों रूसी टैंक कीव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना उन्हें घुसने नहीं दे रही। जबरदस्त हमला कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। रूसी सेना के टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे ये हथियार रूसी टैंकों के लिए किसी बुरे सपने जैसे साबित हो रहे हैं। नेटो द्वारा सप्लाइड एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, और इस तरीके के हथियार बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेनी सेनाओं को प्रोवाइड करे गए हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि रूसी सेनाओं के ऊपर भारी नुकसान पहुंचाने में यूक्रेनी सैनिक सफल हुए हैं। अभी अमेरिका और दूसरे देशों ने फिर से एंटी टैंक वेपन्स यूक्रेन तक पहुंचाने की बात कही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कीव पर कब्जा करना रूसी सैनिकों के लिए और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। रूस और यूक्रेन की जंग में तबाही की हजारों तस्वीरों के बीच एक ऐसी तस्वीर आई है जो एक बहुत मजबूत सबक देती है। ये तस्वीरें सही मानों में देशभक्ति की मिसाल की तस्वीरें हैं, जो ये बताती है कि जिस देश की जनता राष्ट्र निर्माण के लिए सजग होती है, वो क्षेत्रफल और सैन्य शक्ति में छोटा और कमजोर भले ही हो वो मुल्क, लेकिन उसके हौसले और इरादे इतने बुलंद होते हैं कि रूस जैसी सुपर पावर ताकत भी उसे झुका नहीं पाती। यूक्रेन के इसी जज्बे की एक तस्वीर हमें खार्किव से मिली है, जिसमें हमारे देश के लिए भी एक गहरा संदेश छिपा है। पहले आप उस तस्वीर पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए और फिर हम आपको इस तस्वीर में जो संदेश छिपा है वो समझाने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन में 22 दिनों से ऐसे ही बारूद बरस रहा है। रूस जैसे सुपर पावर ने यूक्रेन में पूरी ताकत झोंक दी है। देश मलबे में तब्दील हो चुका है, फिर भी रूस यूक्रेन को झुका नहीं पा रहा है। रूस जैसा ताकतवर मुल्क अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अगर यूक्रेन को नहीं झुका पा रहा है तो इसकी वजह है उसका हौसला। और इस हौसले को समझने के लिए पहले यूक्रेन से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये मलबा यूक्रेन के खार्किव शहर के एक स्कूल का है। 16 मार्च की रात को हुए हमले में स्कूल मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, लेकिन 17 मार्च की सुबह यहाँ ये नजारा देखने को मिला। रूसी बमबारी से बेफिक्र आसपास के लोगों ने ही स्कूल की मरम्मत शुरू कर दी। इसके लिए ना तो यूक्रेन सरकार ने कोई अपील की थी, ना ही किसी एजेंसी ने कोई पहल। बस स्थानीय लोगों ने स्कूल की अहमियत समझी और रूसी बमबारी की परवाह किए बगैर स्कूल की मरम्मत में जुट गए। Мы все здесь близко живем, все школьники, и ночью был слышен сильный удар, поэтому что случилось? И только в Инстаграме, в Телеграме видишь, без крика, без ничего, без зова, все собрались все здесь. Весь класс, который остался здесь в Харькове, все помогают разбирать завалы, разбираемся школу восстанавливать. बीती रात जो इमारत बमबारी में जमींदोज हुई हो, वहां कुछ ही घंटों बाद कोई मलबा हटा रहा हो, कोई दरवाजे को दुरुस्त कर रहा हो, ये जानते हुए कि वो युद्ध क्षेत्र में है जहां कभी भी बम फट सकता है या मिसाइल गिर सकती है। ये है वो हौसला जिसे रूस नहीं तोड़ पा रहा है। Прибираємо, і ми будемо готуватися 1 вересня відкрити і запустити дітей до навчального закладу. Школа існує з 28-го року, з 1928 року. І я впевнена у тому, що ми відкриємося 1 вересня. अब जरा सोचिए, आसमान से बारूद की बारिश में भी ये नहीं भूले कि देश की नींव इन्हीं स्कूलों में तैयार होती है। इसीलिए देश बचाने के लिए स्कूल बनाना जरूरी है
और शायद यही है असली राष्ट्रभक्ति और खालिस राष्ट्रवाद, जो देश की बात आने पर ना तो सरकार का इंतजार करता है और ना ही प्रशासन का। Помогаем, пришли, просто услышали, что вот такая вот случилась катастрофа. Я не знаю, как это назвать, это просто бесчеловечно. यूक्रेन के आम लोगों का ये जज्बा हमारे लिए भी एक सीख है और इसे आप इन तस्वीरों से बेहतर समझ सकेंगे। एक तस्वीर युद्ध क्षेत्र में टूटे स्कूल की मरम्मत करते आम यूक्रेनी नागरिकों की है और दूसरी तस्वीर हमारी है, जो शांति काल में भी छोटी छोटी बातों पर स्कूल पर हमला बोल देते हैं। कभी स्कूल की बसें तोड़ते हैं, कभी स्कूल की इमारत पर कालिख पोत देते हैं। लेकिन यूक्रेन की इन तस्वीरों से हमें समझ लेना चाहिए कि जब हम किसी स्कूल पर कालिख लगा रहे होते हैं तो असल में हम देश के भविष्य पर काला पेंट लगा रहे होते हैं। स्कूल को हमने मजहब और सियासत का अड्डा बना दिया है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में स्कूलों की भूमिका यूक्रेन की इन तस्वीरों से आसानी से समझी जा सकती है। इन्हीं स्कूलों में वो नागरिक तैयार हुए हैं जिन्हें रूस जैसा सुपर पावर पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद झुका नहीं पा रहा है। दुनिया जानती है कि रूस की सैन्य शक्ति के सामने यूक्रेन कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अगर डटा है तो अपने नागरिकों के हौसले और जज्बे की नींव पर, वो नींव जो स्कूल में पड़ती है। युद्ध क्षेत्र में जिस तरह यूक्रेन के नागरिक एक जमींदोज स्कूल को फिर से खड़ा कर रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि यूक्रेन की जनता स्कूल की अहमियत पहचानती है। लेकिन इसके उलट हमारे आचरण की कुछ मिसाल आप सुनेंगे तो हैरान तो होंगे। 7 मार्च 2022 यानी सिर्फ 10 दिन पहले हरियाणा के फतेहाबाद में स्कूल बस तोड़ी गई, जिसमें 2 छात्र जख्मी हुए। 12 फरवरी 2022 पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक स्कूल में हिजाब विवाद को लेकर तोड़फोड़ हुई। 6 दिसंबर 2021 मध्य प्रदेश के विदिशा में स्कूल पर धार्मिक कारण से पत्थरबाजी की गई। 4 दिसंबर 2021 को बिलासपुर में स्कूल में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि प्रिंसिपल को पीटा भी गया। 8 सितंबर 2021 एक गांव में जमीन विवाद का गुस्सा स्कूल पर टूटा और स्कूल को तहस नहस कर दिया गया। ये पिछले 6 महीने में स्कूल को लेकर हमारे आचरण की कुछ मिसाल थी। सिर्फ 6 महीने स्कूल और शिक्षा को लेकर हमारे इस रवैये की वजह से शायद हिंदुस्तान जितना सुपर पावर या हिंदुस्तान जैसी सुपर पावर लिटरेसी के कई पैमानों पर यूक्रेन से हम पिछड़ रहे हैं। भारत में आज भी साक्षरता दर 78% है, जबकि यूक्रेन दशकों से 100% साक्षर देश है। भारत में जीडीपी का 3.5% शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि यूक्रेन 5.5% खर्च करता है। छात्र और शिक्षक अनुपात में भी यूक्रेन हमसे आगे है। लाख कोशिशों के बाद भी हम अभी 24 छात्र प्रति शिक्षक पहुंचे हैं, जबकि यूक्रेन में एक टीचर पर 13 छात्रों का ही बोझ है। स्कूल और एजुकेशन की राष्ट्र निर्माण में अहमियत आपने यूक्रेन की तस्वीरों से समझी होगी और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी परेशानी या दिक्कत स्कूल पर गुस्सा निकालने से सुलझ नहीं सकती है। ये उन तमाम लोगों को हिंदुस्तान के समझना चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं होती है, आर्थिक पहलू भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। यूएन की एक रिपोर्ट कहती है कि एजुकेशन पर खर्च किया गया $1 अर्थव्यवस्था में $15 जोड़ता है। भारतीय रुपयों में बात करें तो अगर शिक्षा पर हमने 76 रुपये खर्च किए तो अर्थव्यवस्था में 1137 रुपये का इजाफा करेंगी। स्कूल और एजुकेशन की अहमियत सभी समझते हैं और हम इसे रिएटरेट करना चाहते थे, एक बार फिर से ताज़ा आपकी मेमोरी में करना चाहते थे। ये रिपोर्ट बस आपकी उस समझ को और मजबूत करने के लिए दिखाई गई थी। पिछले कुछ समय से कांग्रेस में हर चुनाव के बाद ऐसे ही G23 के नेताओं की बैठक हो रही है और ये भी औपचारिकता ही होती है। ये नेता हर बार कांग्रेस के चुनाव हारने पर मंथन करते हैं डिनर पर मिलकर, हर बार कहते हैं कि नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, होता कुछ नहीं है। फिर अगली बार जब फिर चुनाव आता है, कांग्रेस जब फिर हार जाती है तो फिर से G23 के नेताओं की नाराजगी का दौर शुरू हो जाता है। कांग्रेस में यही सब एक बार फिर से हो रहा है, रिपीट। 24 घंटे में दूसरी बार इन नेताओं की मीटिंग हो रही है। देश होली की मस्ती में डूबा हुआ है। बीजेपी पिछले 1 हफ्ते से ही होली के माहौल में है। लेकिन कांग्रेस के लिए पिछले कई सालों की तरह इस बार की होली भी फीकी ही रही है।
लेकिन कुछ साल पहले तक कांग्रेस का हाल ऐसा नहीं था। ये 6 साल पहले की तस्वीर है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी कांग्रेसी मिलकर होली मना रहे हैं। देश से उनकी सरकार गए हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन शायद उन्हें तब तक इस बात का एहसास नहीं था कि आने वाले वर्षों में उनकी पार्टी का और बुरा हाल होने वाला है। धीरे धीरे करके बीजेपी पूरे देश में जीतती चली गई और कांग्रेस विलुप्त सी हो गई। इस बार के नतीजों ने तो कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य छीन लिया, पंजाब। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का आखिर इतना बुरा हाल हुआ क्यों? क्या उसे अपनी कमजोरियां नहीं समझ आई, या बीजेपी की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ, या फिर कांग्रेस का नेतृत्व इतना अहंकारी है कि उसे जमीन की समस्याएं नजर नहीं आ रही? ये सारे आंकलन हमारे नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस के उन नेताओं के हैं जो अपने केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं। खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन हर चुनाव के बाद अपनी नाराजगी जाहिर जरूर करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। इस गुट का नाम है G23, जो 5 राज्यों के हार के बाद एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। और इसीलिए कल रात इस गुट ने गुलाम नबी आजाद के घर पर मुलाकात की, डिनर पर। इस बार इस ग्रुप में 4 नए नेता भी शामिल हुए हैं। डॉक्टर शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, परनीत कौर और शंकर सिंह वाघेला। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक G23 की इस बैठक में कांग्रेस की एक के बाद एक हो रही लगातार हार और गांधी परिवार की भूमिका पर लंबी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तय हुआ कि एक प्रेशर ग्रुप के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व पर बदलाव करने के लिए दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बैठक में कांग्रेस नेतृत्व के कुछ फैसलों पर भी आपत्ति जताई गई, जैसे पंजाब में पार्टी को बुरे हाल में पहुंचाने वाले हरीश रावत उत्तराखंड में अघोषित मुख्यमंत्री कैसे हो गए, प्रदेश अध्यक्षों के साथ प्रभारी महासचिवों का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया, राहुल गांधी के इर्द गिर्द चाटुकार राजनेताओं का समूह उन्हें सच्चाई देखने नहीं दे रहा, हार की समीक्षा के लिए अजय माकन और अविनाश पांडे जैसे राज्य प्रभारियों को जिम्मेदारी क्यों दी गई। G23 नेताओं की इस बैठक में ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और खास तौर पर गांधी परिवार पर बहुत बड़े आरोप हैं। इसीलिए इस बैठक में कुछ कड़े फैसले लेने पर भी बात हुई, जैसे अब अध्यक्ष पद किसी और को सौंपकर सामूहिक नेतृत्व की तरफ बढ़ना ही विकल्प है। यह भी सहमति बनी कि कांग्रेस पार्टी को नहीं तोड़ना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व अगर G23 नेताओं की बात नहीं सुनता तो फिर जनता के बीच भी जा सकते हैं। सभी मांगों को लेकर गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलेंगे। 2 तरीके के, किसी भी पार्टी में 2 तरीके का नेतृत्व होता है। एक वो जो चेहरा जो पब्लिक के बीच में जाता है, और एक संगठन के चेहरे जो संगठन को चलाते हैं, उसमें ऊर्जा भरते हैं, उसमें एकता रखते हैं। इन दोनों में गांधी परिवार की भी अपनी भूमिका है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि केवल इन्हीं की भूमिका है। ये बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। ये लोग धूमिल करना चाहते हैं पार्टी को बेमतलब, और इस तरीके की हरकत करने की बदौलत ये पार्टी को और कमजोर करना चाहते हैं और बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। देखिए, घुमा फिरा के तो मदद तो बीजेपी की होगी। अब जब तक कांग्रेस यही सोचती रहेगी कि घुमा फिरा कर बीजेपी की मदद होगी, तब तक वो कांग्रेस की मदद नहीं कर पाएगी। फिलहाल जानकारी आपको अपडेट जो है वो ये दे देना चाहती हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा आज राहुल गांधी से मुलाकात करके गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात कर चुके हैं। अब क्या हुआ उसका नतीजा, इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। जो ये समस्याएँ हैं जो इन नेताओं की तरफ से उठाई गई है, पिछले 3 साल में इनके अलावा बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है और बड़े बड़े नेता उनमें शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, RPN सिंह, सुष्मिता देव, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभिजीत मुखर्जी, प्रियंका चतुर्वेदी, अशोक तंवर। 8 नाम और बड़े नाम, लिस्ट लंबी है, लेकिन ये कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता हैं। इनमें से ज्यादातर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उस गांधी परिवार की नेतृत्व क्षमता की भी अब बात करनी चाहिए, जिसकी वजह से पार्टी में ये टूट हो रही है। और गांधी परिवार की बात हम उस दौर में करेंगे जब कांग्रेस के लिए नेतृत्व का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। सबसे पहले सोनिया गांधी, उनकी बात करते हैं।
10 अगस्त 2019 से अभी तक कांग्रेस की वो अंतरिम अध्यक्ष है। उनके नेतृत्व में कुल 14 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस लड़ी, जिनमें से सिर्फ कांग्रेस ने 2 राज्यों में जीत हासिल की, वो भी गठबंधन में, जबकि 12 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई है। इसी तरह आप राहुल गांधी की बात कर लीजिए। 17 दिसंबर 2017 से 3 जुलाई 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष वो रहे। उनके अध्यक्ष काल में कांग्रेस ने 2019 लोकसभा का चुनाव लड़ा। कांग्रेस 421 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 52 सीटों पर ही जीत पाई। इसके अलावा इसी दौरान 13 राज्यों में चुनाव हुए। चुनाव कांग्रेस ने लड़े भी, जिसमें सिर्फ 3 में जीत हासिल की और 10 चुनाव हार गई। तो क्या कांग्रेस की हार के लिए परिवार ही जिम्मेदार है? आपके सामने ये रिपोर्ट। पिछले 24 सालों से कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार का ही कब्जा है। पहले सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, फिर राहुल गांधी अध्यक्ष बने। राहुल गांधी हटे तो फिर सोनिया गांधी बन गई। कांग्रेस धरातल से रसातल में जा रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी से ही आवाज अब बुलंद हो रही है कि अब परिवार से नहीं हो पाएगा। परिवारवादी राजनीति का ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इसी परिवारवाद की बात बीजेपी भी करती है। तो क्या ये माना जाए कि जब तक कांग्रेस पर गांधी परिवार का कब्जा रहेगा, तब तक बीजेपी ऐसे ही मजबूत बनी रहेगी? मैं साक्षी हूं अहमद भाई का। अहमद भाई पटेल का जो काम रहा कांग्रेस में, दिल्ली में 77 से वो गए पार्लियामेंट मेंबर बनके, तो जब तक इनका स्वर्गवास हुआ तब तक पूरे गांधी फैमिली को, कांग्रेस को इन्होंने एक आवरण देकर इतना संभाला। प्रॉब्लम अपने ऊपर लेते, किसी को मिलना है तो मिलने के लिए ले जाते, सोनिया जी से ब्रीफ करते, उसको भी ब्रीफ करते और आखिर खुश होकर वो आदमी या वो कार्यकर्ता बाहर निकलता था। वैसे कांग्रेस में ये गड़बड़ हो क्यों रही है? पुराने कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि जब तक सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल थे, सब कुछ ठीक था। अब सलाहकार ही गड़बड़ आ गए हैं। खुद राहुल गांधी ने इस बात को माना जब उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं भाई, अभी शायद किसी और को लाया जाए। और मैं ये बात को बार बार उठाता रहा हूं। उस समय जो हमारे अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आप लोग मिलकर नया अध्यक्ष चुनो ना। ऐसा नहीं है कि ये सवाल पहली बार उठ रहे हों। सोनिया, राहुल और प्रियंका के सलाहकार पुराने और सीनियर कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर हमेशा ही रहे हैं। कांग्रेस को तुरंत आत्ममंथन करना ही होगा। पीएम योगी इस बार भी होली मनाने गोरखपुर पहुंचे हैं और परंपरा के मुताबिक आज उन्होंने फूलों वाली होली में हिस्सा लिया। योगी इसके बाद पूरे प्रदेश को होली का संदेश भी देते हुए नजर आए। होली पर योगी ने संदेश क्या दिया, सुनिए। मेरी आप सबसे अपील होगी, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साह के साथ। याद रखना, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। जोश के साथ होश भी हमें होना चाहिए। उत्साह हो, उमंग भी हो, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर रंग गुलाल नहीं डालना चाहता है, कतई मत डालिए, हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।